Welcome बच्चों, and we are back again with the next lecture, that is lecture number 12 from our unit current electricity, class 12 physics के सिलेबस से। आज जो आपके लिए हम टॉपिक लाए हैं, the topic is electric cell। और इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आज आपको पढ़ने हैं तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स। The terms are EMF, terminal potential difference and internal resistance of the cell। इन तीनों टर्म्स को पढ़ेंगे और इनके बीच में क्या रिलेशन होती है वो भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां पर आप सीखने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, पहले उसको एक डायग्राम से समझेंगे। याद रखो, डायग्राम हर बार जरूरी क्यों होता है, क्योंकि डायग्राम से आपको एक विजुअलाइजेशन मिलता है, चीजें देखने को मिलती हैं, समझ में आती हैं कि कौन सी चीज कहां से किस तरीके से रिलेट हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल के लिए। आपने देखा होगा ऐसी कुछ रिलेशंस आपको इस टॉपिक में मिलती हैं देखने के लिए। ये रिलेशंस अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आई है तो फिर ये लेक्चर आज आपके लिए है। ये रिलेशंस इस सर्किट के साथ कैसे रिलेट करती हैं, और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में स्मॉल आर क्या चीज है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस, स्मॉल आर भी है तो रेजिस्टेंस, लेकिन कौन सा वाला रेजिस्टेंस, ये सब चीजें चलिए आज लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम सेल, मतलब इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम। अब मैं बार बार इलेक्ट्रिक सेल क्यों बोलता हूं बेटा, अगर मैं सिर्फ सेल बोलूंगा तो सेल तो बायोलॉजी वाला सेल भी होता है, वो तो हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली ये एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट होता है। दिस इज अ कंटेनर, और इस कंटेनर में भरा होता है एक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, आपने केमिस्ट्री में काफी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, दोनों तरह के आयंस होते हैं, उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट। ये ऐसे आयंस जो मूव करते हैं, है ना, मूवेबल आयंस होते हैं। और इसके अंदर हम दो अलग अलग मटेरियल के रोड्स डिप कर देंगे, या प्लेट्स भी कह सकते हैं। ये प्लेट्स भी हो सकती है, ये रोड्स भी हो सकती है। दो अलग अलग मटेरियल के प्लेट्स को डिप कर देंगे। इन रोड्स या इन प्लेट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है। लेकिन जैसे ही हम इन इलेक्ट्रोड्स को इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इमर्स करेंगे, डिप करेंगे, तो क्योंकि ये अलग अलग मटेरियल के हैं, ये अलग अलग पोटेंशियल पर आ जाते हैं। इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है। अब जब इन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग हो गया है तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक इलेक्ट्रोड हायर पोटेंशियल पर होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड लोअर पोटेंशियल पर होगा। मान लो जो इलेक्ट्रोड हायर पोटेंशियल पर है वो ये है, तो जो हायर पोटेंशियल पर होता है उसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, और जो लोअर पोटेंशियल पर होता है उसको नेगेटिव साइन के साथ डिनोट किया जाता है। बट नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मीनिंग है कि दिस इलेक्ट्रोड इज एट हायर पोटेंशियल देन द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। नेगेटिव का मतलब है कि दिस इलेक्ट्रोड इज एट लोअर पोटेंशियल देन द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। मान लो इस वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है V1 और इस वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है V2। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, V1 माइनस V2। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF कहते हैं। क्या बोलते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को, EMF, लेकिन अंडर अ गिवन कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन है जो आपको यहां पर साथ में मेंशन करनी पड़ेगी, तब आप बोलोगे कि हाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस EMF है। नाउ व्हाट इज दैट कंडीशन, चलिए उस कंडीशन को भी देखते हैं। द कंडीशन इज, यहां लिख लेते हैं, EMF is potential difference between terminals of a cell when, अब कंडीशन आ गई, when this cell is not in use। सेल इज नॉट इन यूज का मतलब क्या होगा, सेल इज नॉट इन यूज का मतलब है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, व्हेन
नो करंट is drawn from the cell। जब आप इस सेल से कोई करंट नहीं लोगे तभी तो बोलोगे कि सेल यूज में नहीं है। कोई करंट नहीं लोगे का मतलब क्या हुआ कि आपने इस सेल के टर्मिनल्स पे कोई भी चीज नहीं लगाई है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब या कोई छोटा फैन, मतलब आप इस सेल से कोई भी चीज ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इट मींस आप इस सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हो, तो इट मींस द सेल इज नॉट इन यूज। जब सेल यूज में नहीं है तब अगर आप इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट याद रखना इट इज नॉट अ फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं है। क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये बहुत पुराना नाम है। पहले जब साइंटिस्ट को, लोगों को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता था, अच्छे से नहीं जानकारी थी, तब इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखा गया और तब से आज तक हम यही नाम यूज कर रहे हैं। तो always remember electromotive force is not a force, it is potential difference between the terminals of the cell when the cell is not in use। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कैसे करेंगे? बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, दैट डिवाइस इज वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर का सिंबल ये होता है, सर्कल के अंदर वी लिखा होता है वैसे तो। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। एक ऐसा डिवाइस जिसमें एक आपको डिस्प्ले पे एक पॉइंटर घूमता हुआ नजर आएगा, जहां पर ऊपर स्केल पे नंबरिंग लिखी होगी 0, 10, 20, 30, 100, 200, 300। एक नॉर्मल वोल्टमीटर में 300 वोल्ट्स तक होते हैं जो आप हाउस होल्ड में यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे वोल्टमीटर 0 to 50 वोल्ट्स या 0 to 12 वोल्ट्स या 0 to 25 वोल्ट्स इन रेंजेस के भी हो सकते हैं। तो वोल्टमीटर के दो टर्मिनल होंगे। अब इसे यूज कैसे करना है? इसे यूज करने के लिए आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्टमीटर का एक टर्मिनल उनमें से एक पॉइंट पर लगा दो, दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट पर लगा दो। जैसे ही आप इस तरह से वोल्टमीटर को कनेक्ट करोगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ये मेजर करके बताएगा अपने पॉइंटर की हेल्प से। यहां पर एक पॉइंटर होगा, वो ऐसे घूमता है, तो ये पॉइंटर जहां पर भी जाकर रुकेगा उसके सामने वाली रीडिंग को आप रीड करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके स्कूटर या बाइक में स्पीडोमीटर का पॉइंटर चलता है ना, वैसे ही इसके अंदर भी एक पॉइंटर चलता होता है। ठीक, तो ये वोल्टमीटर अगर मैं यूज करूं यहां पर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उस वोल्टमीटर का एक टर्मिनल यहां लगा देना है और दूसरा टर्मिनल यहां लगा देना है। तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये मेजर करके देगा। अब एक वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस ऑफ हाई रेजिस्टेंस। इनफैक्ट अगर मैं आइडियल वोल्टमीटर की बात करूं, आइडियल वोल्टमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब आप खुद सोचोगे कि अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है बच्चों? तो अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो वो तो अपने थ्रू बिल्कुल भी करंट को नहीं जाने देगा। इट मींस अगर ये आइडियल वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो क्या यहां इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो करेगा जिसमें ये खुद लगा हुआ है? बिल्कुल नहीं करेगा। दैट इज द केस ओवर हियर। क्योंकि ये मैंने आइडियल वोल्टमीटर यूज करा है, इसका रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। इट मींस अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है, तो इट मींस द सेल इज नॉट इन यूज। कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, तो सेल इज नॉट इन यूज, और सेल यूज में नहीं है, तो अब ये वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा गया है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ को आप सिंबल देंगे ई।
और यही वाला ई ऐसा ही ई बनाए। बच्चों ये वाला ई मत बनाना प्लीज, है ना, क्योंकि ये वाले ई को हमने इसी चैप्टर में और लास्ट चैप्टर में भी यूज करा था इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करने के लिए। बहुत से उसमें स्मॉल ई भी आपको मिल जाएगा, बट मैं ये भी अवॉइड करता हूं। क्यों? क्योंकि स्मॉल ई एक कांस्टेंट है, आप सीख चुके हो, जिसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस चैप्टर में भी यूज हो रहे हैं, तो इसको भी अवॉइड कर दो। याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यूज करता है। तो ये सिंबल्स क्योंकि ऑलरेडी आप इस चैप्टर में यूज कर चुके हो, तो ईएमएफ के लिए ये वाले ई अवॉइड करिए, इस ई को ही यूज करिएगा। ईएमएफ का ई ऐसे ही बनाओ बच्चों, बहुत ध्यान से सुन लो इस बात को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट ईएमएफ, यही होता है बस ईएमएफ। एक सेल क्या होता है आपने उसको जाना कि एक सेल एक कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हो, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं। इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मटेरियल के होंगे, क्योंकि ये अलग अलग मटेरियल के होते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पोटेंशियल पर आ जाते हैं। तो इस वजह से इनके टर्मिनल्स, यही इलेक्ट्रोड क्या बन जाते हैं, टर्मिनल्स ऑफ द सेल, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप बोलते हो ईएमएफ। कब? जब आप इस सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हो। आप जब बाजार से कोई सेल लाते हो, जैसे आप सेल लाते हो रिमोट कंट्रोल में लगाने के लिए, या सेल लाते हो एक रेडियो ऑपरेट करने के लिए, या एक टॉर्च ऑपरेट करने के लिए। मेरे पास एक सेल है, इतने बड़े सेल, ये टॉर्च में रखते हैं, या ये गैस गीजर जो होता है, वाटर गीजर, उसमें भी रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखो सेल पे एक साइड लिखा होता है पॉजिटिव, ध्यान से देखो क्या है, एक साइड लिखा होता है नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि सेल का ये वाला टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल एंड ये वाला टर्मिनल ये नीचे इज एट लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव मींस ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर है। आई इतनी बात समझ में? सेल के ऊपर, इसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये कितने वोल्ट का है। इस पे लिखा है 1.5 वोल्ट, यहाँ पर 1.5 वोल्ट लिखा है, आपको दिखेगा नहीं वैसे, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1.5 वोल्ट? 1.5 वोल्ट का मतलब है कि इस सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल? जो उसके ऊपर वोल्टेज लिखा होता है ना V, 1.5 V, तो 1.5 V अगर लिखा है तो समझ जाओ कि वो ईएमएफ लिखा है, ये ईएमएफ है। तो सेल के ऊपर जो लिखा होता है ये उसका ईएमएफ ही लिखा होता है। ओके, तो व्हाट इज ईएमएफ? समझ आया? ईएमएफ इज नथिंग बट इट इज सिंपली the potential difference between the two terminals of the cell when cell is not in use. अब हम नेक्स्ट टर्म समझेंगे। नेक्स्ट टर्म इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगले टर्म को समझने के लिए बढ़ते हैं आगे। इसको हटा देते हैं, ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है इतना। चलो आगे देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म मैं यूज करूंगा, नेक्स्ट टर्म मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, एंड द टर्म इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज भी कह देते हैं। कुछ बुक्स में टर्मिनल वोल्टेज लिखा है, कुछ बुक्स में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। मैंने हेडिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। तो कोई भी टर्म आ जाए उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दे आर वन एंड द सेम थिंग। अब ये है क्या, चलिए इसको भी देखते हैं। इसको समझने के लिए अगेन आई विल हैव टू ड्रॉ दिस सेल। इस सेल को दोबारा बनाएंगे, ये सेल बनाते हैं दोबारा। सेल क्या है? एक कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इस इलेक्ट्रोलाइट में दो अलग अलग मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए जाते हैं। इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब वो इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब वो इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल कम है। ठीक, अब मुझे समझना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के लिए क्या होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। बट इसकी कंडीशन अलग है। जैसे इसकी कंडीशन क्या थी? इसकी कंडीशन है कि व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। इसकी कंडीशन है व्हेन सेल इज इन यूज। जब सेल यूज में नहीं होता तो आप उससे कोई करंट नहीं लेते। जब सेल यूज में होता है इट मींस आपने उससे कोई करंट लिया होगा, मींस आपने कोई चीज इससे ऑपरेट कराई है, कोई छोटा बल्ब या कोई छोटा फैन आपने इससे यूज करा है, तभी तो करंट आएगा सेल से। तो चलो देखते हैं,
सपोज मैंने एक छोटा सा बल्ब यहां ऐसे कनेक्ट कर दिया, दिस इज द बल्ब, तो द बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा, इसका मतलब है कि यहां करंट फ्लो कर गया। नाउ आई हैव ड्रॉन द करंट फ्रॉम द सेल, मैंने इस सेल से करंट ले लिया है, सो इट मींस द सेल इज इन यूज। तो व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज potential difference between terminals of the cell. अब कौन सी कंडीशन है? when cell is not in use, when cell is not in use, जब सेल यूज में ना हो तब उसके सॉरी व्हेन सेल इज इन यूज, व्हेन सेल इज इन यूज, जब सेल यूज में हो तब उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। अगर सेल यूज में है तो आप कह सकते हो करंट इज ड्रॉन, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इससे मैंने करंट लिया है, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल हम कैपिटल V यूज करेंगे, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी हमारी क्लियर हो गई है। अब अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो फिर आप फिर से क्या करोगे, इस वोल्टमीटर को लाओ और यहां पर ऐसे ही जैसे पहले कनेक्ट किया था कर दो कनेक्ट। देखो जैसे अभी कनेक्ट किया हुआ है वोल्टमीटर वैसा का वैसे ही कनेक्टेड है ना, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट है, इट इज आइडियल वोल्टमीटर व्हिच वी आर यूजिंग। तो यहां इस रेड वाले पार्ट में बेटा कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट विल फ्लो लाइक दिस, याद है ना, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन द एक्सटर्नल सर्किट। नाउ व्हाट इज दिस एक्सटर्नल सर्किट सर? ये एक्सटर्नल सर्किट क्या होता है वो भी बताते हैं आपको। बेटा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, एक सेल से अलग, सेल कैसे तो सेल से बाहर, और दूसरा खुद सेल। जो सेल से बाहर मतलब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है ना, यहां से अलग वाला सर्किट जो है इसको, इस सर्किट को बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। और ये सेल जो खुद है ये इंटरनल सर्किट है। द सेल इटसेल्फ इज इंटरनल सर्किट। तो अगर आप एक्सटर्नल सर्किट की बात करो तो आप बोलोगे करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये देखो, और फिर यहां पर भी तो ऐसे करंट जाता होगा, यूं जाता होगा, फिर यूं जाता होगा। करंट का तो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, ऐसा तो नहीं है कि करंट यहां से गया और बस रुक गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कंटिन्यूअस फ्लो करता है। तो विद इन द सेल मतलब इंटरनल सर्किट में आप बोलोगे करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो सर्किट के दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल सर्किट, इंटरनल सर्किट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की एक खास बात है कि अगर आप सेल को यूज कर रहे हो तो उस टाइम पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम ही आएगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी आपको आज की क्लास में समझाया जाएगा, लेकिन अभी इतना याद रखो कि जब आप सेल को यूज करते हो तब वो आपको जो भी पोटेंशियल डिफरेंस देगा वो पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर लिखे हुए ईएमएफ वाली वैल्यू से हमेशा कम आएगा। मींस अगर आप बाजार से एक सेल लेकर आए हो मार्केट से जिस पे लिखा है 1.5 वोल्ट, जब आप इसको यूज करोगे तो ये 1.5 वोल्ट नहीं दे पाएगा, ये 1.4 देगा, 1.45 दे सकता है, हो सकता है 1.49 तक भी दे दे, लेकिन 1.5 ये नहीं दे पाएगा आपके एक्सटर्नल सर्किट में। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड पार्ट पर, इस लेक्चर के थर्ड टर्म पर, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस सीखना और समझना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको यह भी समझ में आएगा एक सेल जो यूज में है उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से कम क्यों रह जाता है। चलिए नेक्स्ट, तो आज की नेक्स्ट सब हेडिंग दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरी हेडिंग, तीसरा टर्म
इंटरनल रेजिस्टेंस। Internal resistance of the cell means the resistance offered by electrolyte of the cell. सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट। इसी रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस इंटरनल सर्किट का पार्ट है, सेल के अंदर का पार्ट है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलोगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस offered by electrolyte of the cell to the flow of current। अब जब भी मैं बोलता हूं रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट मींस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि करंट क्या है? करंट खुद फ्लो ऑफ चार्ज है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज के अगेंस्ट अगर कोई ऑपोजिशन आ गया है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, तो उसी ऑपोजिशन को क्या बोलोगे आप? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल लेटर आर। ये है वो स्मॉल आर, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आया? इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब देखो, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा इसी डायग्राम में। इस डायग्राम में थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान दो, तो डेफिनेटली, क्योंकि ये तो कंडक्टर्स है ना, कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस आर द चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्जेस कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन तो ये रहेगा ना, ऐसे। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो करंट के डायरेक्शन से अपोजिट मूव करेगा। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके ऐसे आ रहा है, यहां तक भी आएगा, यहां आने के बाद क्या बस इसी इलेक्ट्रोड में रुक जाएगा? अगर ऐसा हो गया तो फिर तो करंट का फ्लो रुक जाएगा ना। चार्ज रुक गया तो समझ लो करंट का फ्लो रुक गया। तो अगर आपको कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए करंट का काफी टाइम तक, तो काफी टाइम तक ये इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअसली फ्लो करना पड़ेगा, इसे यहां रुकना नहीं है। यहां आने के बाद ये इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट में आएगा और इलेक्ट्रोलाइट से इस इलेक्ट्रोड में जाएगा और फिर कंटिन्यूअस करंट का फ्लो मेंटेन कराएगा। ऐसे कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो मेंटेन हो गया तो कंटिन्यूअस करंट का फ्लो इससे अपोजिट डायरेक्शन में मेंटेन हो जाता है। याद, करंट का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सब कुछ आपने शुरू के 6 लेक्चर्स जो थे, जहां तक आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखा है, वहां तक ये सब चीजें समझी थी हमको। ठीक, चलो अब इसको देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड में जाएगा तो क्या इसका रास्ता, इसका पाथ बिल्कुल क्लियर है? ऑल क्लियर, कुछ नहीं मिलेगा इस रास्ते में। इस रास्ते में मिलेंगी बहुत सारी चीजें। वो क्या है? वो है इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस। ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, और इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं आयंस। इलेक्ट्रॉन ये रहा, यहां पर पॉजिटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ये कोलाइड करेगा ये आयंस के साथ, पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करेगा, नेगेटिव आयंस के साथ कोलाइड करेगा, और यही कोलिजन, दिस कोलिजन लीड्स टू द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट कहां आया? विद इन द सेल, इंटरनल सर्किट के अंदर आया। इसलिए इस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज को कहा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। याद रखना, बाहर वाले रेजिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करेंगे स्मॉल आर के साथ। ठीक, तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, ये आयंस के साथ कोलाइड करता होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव आयन कहेगा हम तुझे नहीं जाने देंगे, नेगेटिव आयन कहेगा हम तुझे यहां नहीं आने देंगे। तो इस तरीके का इसका कुछ पाथ कोलिजन से भरा हुआ होगा, और ये इन कोलिजन से टकराता हुआ, इन कोलिजन्स को करता हुआ आगे बढ़ के अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रोड तक पहुंच ही जाएगा। ठीक, तो कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉन का रास्ता सेल के अंदर भी बड़ा मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता होता है। अब आपको ये चेक करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ये समझोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहला फैक्टर है गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप, आप सोचो ये गैप जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को उतना लंबा रास्ता कवर करना पड़ेगा और उतने ही ज्यादा कोलिजन्स को फेस करना पड़ेगा। तो ज्यादा गैप मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। मैं चाहता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाए। देखो रेजिस्टेंस तो कम ही होना चाहिए ना। एक अच्छा सेल, एक अच्छा इलेक्ट्रिक सेल वो कहलाएगा जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो। तो अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस कम करना है तो गैप को, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप है, उसे कम करना होगा। दैट इज व्हाई सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स को थोड़ा पास पास रखा जाता है। ठीक, तो फॉर लो वैल्यू ऑफ आर गैप को क्या करना है? गैप इज रिड्यूस्ड। गैप इज रिड्यूस्ड। कौन सा गैप? गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज रिड्यूस्ड। ठीक है। सेकेंड फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब देखो इलेक्ट्रोड्स ऐसे रोड्स की शेप में भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोड्स इस तरह से प्लेट्स की शेप में भी हो सकते हैं। अगर मैं प्लेट्स की तरह लगाऊंगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना। अब आप खुद ही सोचेंगे कि अगर रोड की शेप में इलेक्ट्रोड होगा तो यहां से यहां तक सपोज 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आना है और यही 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे इस तरीके के सरफेस एरिया वाले प्लेट्स की शेप वाले इलेक्ट्रोड्स में आएंगे तो किस केस में इन इलेक्ट्रोड्स का आना क्विक होगा, जल्दी होगा, आसान होगा? डेफिनेटली जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो वहां से 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जल्दी बाहर आएंगे और ज्यादा सरफेस एरिया इधर भी होगा तो यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन्स जल्दी एंट्री ले पाएंगे। ज्यादा जगह है ना एंट्री लेने के लिए। तो सरफेस एरिया ज्यादा करने से क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अगेन मैं लिख सकता हूं यहां पर फॉर लो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए लार्ज सरफेस एरिया वाले इलेक्ट्रोड्स यूज करने हैं। मतलब इलेक्ट्रोड्स प्लेट्स की शेप में यूज करो, रोड की शेप में मत यूज करो। ठीक। थर्ड फैक्टर यहां पर आएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि नंबर ऑफ आयंस इन द गिवन इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कंसंट्रेशन बाय मास, कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, वो चीज कि गिवन इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस हैं। जितने ज्यादा आयंस होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को उतने ज्यादा कोलिजन्स फेस करने होंगे। तो अगर आप चाहते हो कोलिजन कम हो, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, तो नंबर ऑफ आयंस इन द गिवन इलेक्ट्रोलाइट थोड़े कम कर दो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन थोड़ा कम कर दो। तो अगर हम चाहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहे तो आपको क्या करना होगा? लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मेंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को कम रखना है। एंड द फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या होता है? देखो आप सोचो, अगर मैंने यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया इस सेल का, इस इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। थर्मल एनर्जी की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, मतलब ये इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक जल्दी पहुंचेंगे, कम टाइम लगाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम टाइम लगा रहा है तो सोचो अब करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टाइम कम लगेगा किसी चार्ज के फ्लो करने में तो करंट ज्यादा हो जाएगा ना।
तो इट मींस करंट ज्यादा हो जाएगा। करंट ज्यादा हो जाएगा मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया होगा, तभी तो करंट ज्यादा हुआ है। तो इट मींस हायर टेम्परेचर पे इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हायर टेम्परेचर पे इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इट मींस एट हायर टेम्परेचर, या ऐसे कह दो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं इसको। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन internal resistance of the cell decreases। DEC मतलब decreases, INC मतलब increases, है ना। ये चार फैक्टर्स हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड करता है। एक फैक्टर होगा, वो क्या है, जैसे जैसे आप इस सेल को यूज करोगे और टाइम निकलता जाएगा, तो टाइम के साथ साथ भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। मान लो ये सेल मार्केट से लाया, इसको यूज करते करते 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, तो 2-3 महीने बाद इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हो चुका होगा एज कंपेयर टू अ न्यू सेल। ओके, तो ये भी एक फैक्टर रहता है। तो इन फैक्टर्स को आप याद रखिएगा कि किन किन फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सेल का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 टर्म जो आज की हेडिंग में लिखे हुए हैं, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल के बारे में ये हमने जाना। अभी वक्त हो गया है, आप यहां पर वीडियो को पॉज करो, ये नोट्स पूरे अपने कॉपी में मेंटेन करो, क्योंकि नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नोट्स मेंटेन करने से बेटा एक चीज और होती है, आप समझो मैं क्यों बोलता हूं बार बार नोट्स के लिए। जब आप खुद से अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिखोगे ना, तो आपका दिमाग चलेगा कि अभी पिछले आधे घंटे आपने क्या क्या समझा है। जब आप उसको लिखते जाओगे, मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट आया, सपोज यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट आया कि यार ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, फिर उसको दोबारा सुनोगे ना, फिर तो आपको रियलाइज होता है कि क्या चीज आप समझ चुके हो अभी तक और क्या नहीं समझे हो, जब आप खुद लिखते हो उसको अपना माइंड लगाकर। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं नोट्स बनाने के। बच्चों, नोट्स बनाते रहो। आई होप यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखो, अब जितना भी ये सब कुछ सीखा है ना, अब मैं इसको दोबारा करूंगा, लेकिन एक अलग डायग्राम के साथ। वो डायग्राम कौन सा होगा? वो डायग्राम इस तरीके का मैं सेल नहीं बनाऊंगा, सेल का डायग्राम। अब मैं बनाऊंगा सेल का सिंबल। सेल का सिंबल यूज करेंगे और फिर से डायग्राम बनाएंगे, और इस बार कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी सीखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रिपीट होता रहेगा। तो सबसे पहले हम सेल इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कैसा सिंबल होता है वो सीख लेते हैं। देखो, एक सेल का सिंबल आपको ऑलरेडी पता है, ये होता है दिस इज द टर्मिनल विद हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द टर्मिनल विद लोअर पोटेंशियल। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस या इसका ईएमएफ आप ऐसे लिखा करते थे, V सिंबल से लिखा करते थे ना। लेकिन अगर अब इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में है तो आपको सिंबल कुछ ऐसे बनाना होगा, दिस इज टर्मिनल विद हायर पोटेंशियल, और यहां इसके साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनाओ, स्मॉल r लिखो, और ये टर्मिनल हो गया लोअर पोटेंशियल वाला। जो भी इसका ईएमएफ है वो यहां लिखा जाएगा, E इज इक्वल्स टू करके मान लो 6 वोल्ट का है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां लिखा जाएगा, मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 1 ओम यहां लिख देंगे। ठीक, अब इसको ऐसे भी बना सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस इधर शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द टर्मिनल विद पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज द टर्मिनल विद हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। ईएमएफ की वैल्यू लिखें यहां, मान लो 6 वोल्ट का है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखें यहां, मान लो 1 ओम का है। एक और ऑप्शन अवेलेबल है, वो क्या है? अगर सेल बनाइए, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ईएमएफ की वैल्यू मान लो 12 वोल्ट है, यहां लिख दीजिए, और नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे शो कर सकते हो अलग से। फॉर एग्जांपल अगर 0.5 ओम है तो ये ऐसे भी शो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल अपने सर्किट डायग्राम्स में यूज करोगे। मैं अभी इस वाले सिंबल को या इस वाले सिंबल को यूज करके चलता हूं। तो देखिए, ये मेरे पास एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इज द टर्मिनल विद हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द टर्मिनल विद लोअर पोटेंशियल। सपोज इस सेल का ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है।
अभी मैं इस सेल को यूज नहीं कर रहा हूं, तो अगर मैं अभी इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा यहां पर लाइक दिस, देन दिस वोल्ट मीटर विल मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको एट द सेम टाइम यूज भी करना चाहता हूं तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो लगाना पड़ेगा। एक एक्सटर्नल सर्किट होगा, देखो यहां इस पॉइंट पर, दिस इज द टर्मिनल विद हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल को मैंने एक रेजिस्टेंस, अब ये कोई बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, आर के साथ कनेक्ट करना है और यहां पर एक की लगाएंगे। की का क्या फंक्शन है? की से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप स्विच ऑफ रखना चाहते हो तो देयर विल बी नो करंट ओवर हियर, मतलब सेल इज नॉट इन यूज। स्विच ऑन करना चाहते हो देन सेल इज इन यूज। ठीक, अभी मैं इसको स्विच ऑफ रखूंगा, ये की है। ऐसी की जो स्विच ऑफ मोड में रहती है उसको बोलते हैं ओपन की। क्या बोलते हैं? ओपन की। जब की ओपन है तो ये सर्किट भी ओपन है। ठीक, तो ओपन सर्किट या ओपन की मतलब स्विच ऑफ है अभी, याद रखिएगा। ओके, तो अभी द की के इज ओपन व्हेन की के इज ओपन। की के इज ओपन का मतलब क्या है? सेल इज नॉट इन यूज, सेल यूज में नहीं है। फर्स्ट केस कह सकते हो, ये मेरा फर्स्ट केस है। सेल इज नॉट इन यूज मतलब की इज ओपन। की ओपन है, देखो यहां से करंट कहां फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो अभी अगर मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया इस सेल के टर्मिनल्स पे, जो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम था सेल वाला, उसका सर्किट डायग्राम है ये। तो व्हाट विल वोल्ट मीटर रीड? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या बन जाएगी? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगी ईएमएफ, जिसे आप क्या लिखते हो? ई, ये वाला सर्किट। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगी ईएमएफ। ठीक, दिस इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो व्हेन सेल इज नॉट इन यूज तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी ईएमएफ। लेकिन अब मैं कर देता हूं इस की को क्लोज। की इज क्लोज नाउ। देखो सर्किट क्लोज हो गया ना, पाथ क्लोज हो गया। तो अब यहां पर मान लो एक आई करंट ऐसे फ्लो करके जाएगा, ऐसे फ्लो करके जाएगा, ऐसे फ्लो करके जाएगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होगा। ठीक है, अब अगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होगा तो सेकंड केस व्हेन सेल इज इन यूज वो कब आया? व्हेन की के इज क्लोज्ड। सर्किट क्लोज मतलब स्विच ऑन, की क्लोज मतलब स्विच ऑन। जैसे स्विच ऑन कर दिया, की को क्लोज कर दिया, पाथ क्लोज हो गया, करंट विल फ्लो मतलब करंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेल, नाउ द सेल इज इन यूज। और जब सेल यूज में होता है तो यही वोल्ट मीटर इन दोनों टर्मिनल्स, यही तो सेल के टर्मिनल्स हैं। दिस इज द टर्मिनल विद हायर पोटेंशियल, दिस इज द टर्मिनल विद लोअर पोटेंशियल। दिख रहा है ना आपको ये? तो potential difference between the terminals of the cell when cell is in use is known as a terminal potential difference। तो अब ये वोल्टमीटर क्या रीड करके देगा आपको? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप V लिखते हैं। V, दिस इज व्हाट? दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, आप इसको लिख सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा अगर आप यहां पर ध्यान दो, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस मुझे एक्सटर्नल सर्किट में मिला है? ध्यान से देखो सर्किट डायग्राम और रिप्लाई करो। इसको समझने के लिए आपको चलो मैं एक चीज देता हूं, एक आइडिया देता हूं। ये दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ भी लगाओ। एक रेजिस्टेंस यहां लगाया R1, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाया R2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप जो भी चीज लगाओगे वो किस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में कहलाती है? सीरीज और पैरेलल? यस, पैरेलल। दो पॉइंट के बीच में लगी कोई भी दो चीजें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाती है। और उनकी एक खास बात होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब चीजों को बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विल रिमेन सेम, पाथ चाहे ये हो या ये हो, है ना?
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी ब्रांचेस को पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम मिलता है हमेशा। अब यहां आ जाओ, ये जो दो टर्मिनल्स है ना इस सेल के, ये दो टर्मिनल्स, एक हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल मान लो इसको ए कह देता हूं, स्मॉल ए, और एक ये लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल इसको स्मॉल बी कह देता हूं, है ना। ये जो टर्मिनल्स है, इन्हीं टर्मिनल्स पे तो आप कह सकते हो कि इंटरनल सर्किट है, और इन्हीं टर्मिनल्स पे एक्सटर्नल सर्किट है, और इन्हीं टर्मिनल्स पे लगा है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर ने जो पोटेंशियल डिफरेंस बताया है वो बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स बताया है। अब इन टर्मिनल्स के बीच में आप चाहे ये देखो सेल या एक्सटर्नल सर्किट देखो, मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे आप कहते हैं वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस तो बाहर मिला है, क्योंकि इन्हीं दोनों टर्मिनल्स पे तो बाहर वाला सर्किट भी लगा है। तो ये पैरेलल हो गया ना, इट मींस बाहर वाला सर्किट अंदर वाले सर्किट के साथ, मतलब इस सेल के साथ पैरेलल में है। तो जो इस सेल का अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही बाहर वाले सर्किट को मिला। तो बाहर वाले सर्किट को क्या मिला? E या V? V मिला बच्चों, है ना, V मिला। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब सेल यूज में होता है तो V इज लेस देन E, बट इसका अभी रीजन नहीं बताया था अभी तक भी। अब रीजन का टाइम आ चुका है कि ये ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्यों है। रीजन समझने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन से एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट आपको खुद ही बता देगा कि V लेस देन E क्यों होता है जब सेल आप यूज कर रहे होते हो तब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस छोटे से डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले इस डेरिवेशन का एक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। जब ये सेल करंट फ्लो करवा रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, तो इसका मतलब करंट फ्लो करने के लिए क्या होता है? चार्जेस का फ्लो होता है ना, चार्जेस विल फ्लो। चार्ज जब फ्लो करेगा, चार्ज यहां पर कौन सा फ्लो करता है? कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। तो मान लो यहां से ऐसे नेगेटिव चार्ज यूं गया होगा, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज तो ऐसे जाएगा, नेगेटिव चार्ज तो ऐसे जाएगा। इट विल गो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाएगा, इट विल गो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इस नेगेटिव चार्ज को फ्लो करने के लिए काम कौन कर रहा है? क्या ये नेगेटिव चार्ज आप लेके जा रहे हो ऐसे ही, चलो ये नेगेटिव चार्ज तू घूम, मुझे यहां पर करंट चाहिए, या इस नेगेटिव चार्ज को मैं लेकर जा रहा हूं ऐसे कि नेगेटिव चार्ज घुमाते हैं सो दैट करंट आ जाए? ऐसा तो नहीं है। तो फिर इस नेगेटिव चार्ज को इस सर्किट के अंदर फ्लो कराने के लिए काम कौन कर रहा है? हु इज डूइंग दिस वर्क? दिस वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द सेल। ये काम सेल करता है। दिस वर्क इज डन बाय द सेल। जब ये काम सेल करता है तो वर्क डन बाय द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वो दो पार्ट्स कौन से हैं? ध्यान से देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो एक पार्ट तो हो गया वर्क डन इन द एक्सटर्नल सर्किट, और यही इलेक्ट्रॉन फिर इस सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक भी तो जाता है। तो दूसरा पार्ट हो गया वर्क डन इन द इंटरनल सर्किट। चलिए इस डायग्राम को दोबारा से बनाकर दिखाता हूं आपको, जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ था, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये सेल इलेक्ट्रोलाइट अंदर हो गई, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, और हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल ये हो गया। मैंने इस सेल को यूज करा, कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा के, यहां पर एक की लगाई हुई है, और की को कर दिया क्लोज, तो करंट विल फ्लो। करंट फ्लो करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक भी तो जाना है, ऐसे करके यहां तक भी तो पहुंचना है, तभी तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आने से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट आता है। आप चाहते हो कि इस बल्ब में 2 घंटे तक करंट आए, जिससे कि 2 घंटे तक ये मुझे रोशनी दे, तो भाई 2 घंटे तक ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे ना, लगातार कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करा कौन रहा है? ये सेल करा रहा है। इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल होता है, मतलब इस सेल के अंदर है केमिकल एनर्जी। ये सेल अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करके इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन चार्जेस को फ्लो करवाता है, सो दैट यहां
इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए। तो सेल क्या करता है? सेल करता है एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। कैसे? बाय डूइंग वर्क सो दैट द चार्जेस में फ्लो। और जब चार्ज फ्लो करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट कहलाता है। तो यहाँ करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इस रेजिस्टेंस का जो काम है ये रेजिस्टेंस वो काम आपको करके देगा। अगर ये रेजिस्टेंस एक बल्ब है तो इट विल ग्लो, अगर ये रेजिस्टेंस एक छोटा सा फैन है तो ये फैन रोटेट करके आपको हवा देगा, है ना। तो इस तरीके से ये सेल वर्क करता है। अगर ये सेल वर्क करता है तो वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज इन द इंटरनल सर्किट। एक वर्क है एक्सटर्नल सर्किट का, एक वर्क है इंटरनल सर्किट का। दोनों को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द टोटल वर्क डन बाय द सेल। ओके, तो स्टार्टिंग लाइन डेरिवेशन की यही है। To maintain the continuous flow of current, cell does work to maintain continuous flow of charge. This total work done can be written as work done in the external circuit plus work done in the internal circuit, है ना। ऐसे आप इसको मेंशन कर सकते हो, टोटल वर्क डन। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वर्क डन का फॉर्मूला मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बोलता आ रहा हूं। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज जो मूव कर रहा है और जहां से जहां तक वो मूव करा वहां से वहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करा दो। तो चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस विल गिव यू द वर्क डन। अब देखो, अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इस सेल का? वो है ईएमएफ। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो ईएमएफ ही है ना। व्हेन सेल इज नॉट इन यूज तो इसका जो ईएमएफ, इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो, इसका जो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ कहलाता है। इससे ज्यादा तो कोई चीज है नहीं। तो अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है, इफ Q चार्ज फ्लोज इन टाइम t, मान लो टाइम t में Q चार्ज फ्लो करा, तो Q चार्ज को फ्लो कराने के लिए टोटल वर्क डन होगा Q total charge moved into total potential difference, that is EMF is equals to एक्सटर्नल सर्किट में कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस मिला है? यही तो मिला है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्सटर्नल सर्किट में भी चार्ज तो यही मूव करेगा, चार्ज तो यही मूव करेगा, Q बाहर भी और अंदर भी, तो टोटल चार्ज भी Q है। इसीलिए तो चार्ज मूव्ड इनटू एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V प्लस इंटरनल सर्किट में भी Q ही चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव्ड इनटू इंटरनल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वो V है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द इंटरनल सर्किट, सर्किट के अंदर। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो अंदर ही यूज हो जाता है, इसको बोलते हैं लोस्ट वोल्ट। बहुत सी बुक में इसको बैक ईएमएफ भी लिखा गया है, इसको लॉस्ट वोल्ट बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज दैट पार्ट ऑफ द ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? टर्मिनल्स के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, इससे ज्यादा दे नहीं सकता ये सेल, है ना। उसमें से कुछ पार्ट अंदर ही यूज हो जाता है, सेल के अंदर ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस सेल को अपने अंदर काम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक जाते हैं ना, ये कोलाइड करते हुए जाते हैं आयंस से। उन कोलिजन्स को ओवरकम करके अगर यहां तक पहुंचना है तो इसे कोई खींच के लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां तक। वो काम कर रहा है सेल। जब सेल काम करेगा तो इसके टोटल वर्क का कुछ पार्ट तो अंदर यूज होगा। उस वर्क को अगर मैं ये लिख रहा हूं, चार्ज मूव इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस
इसके ईएमएफ का कुछ पार्ट अंदर यूज हो गया है। जो पार्ट ईएमएफ का अंदर यूज हो गया है, क्या वो आपको बाहर वाले सर्किट में मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, वो तो अंदर यूज होकर खत्म हो चुका है, क्योंकि वो अंदर ही यूज हो चुका है, अंदर ही खत्म हो चुका है। दैट इज व्हाई इट्स नेम इज लॉस्ट वोल्ट। अंदर ही खो गया, बाहर नहीं मिलेगा। कुछ बुक्स इसको बैक ईएमएफ भी लिखती है, ठीक है। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपको बाहर मिलेगा। अब ये ईएमएफ में से, ई में से ये तो यूज हो गया, ये बच गया, ये बाहर मिलेगा। ध्यान दो इस इक्वेशन में, क्योंकि Q तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ द रिलेशन इज E is equals to V plus V. Now V is the lost volt. क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है या ये स्मॉल v ही लिखा रहेगा? है, फॉर्मूला है। हर जगह जहां भी करंट फ्लो करता है, किसी भी रेजिस्टेंस R में अगर I करंट फ्लो करता है, तो इस रेजिस्टेंस के जो दो टर्मिनल्स हैं, यहां से यहां तक, इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला? ओम्स लॉ हमें बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज गिवन एज V is equals to IR if करंट I is flowing through this resistance R। यही बताता है। अब इस चीज को लेकर यहां आ जाओ, इस सेल पे देखो, सेल के इस एंड से इस एंड तक, यहां से यहां तक I करंट फ्लो कर रहा है R रेजिस्टेंस के थ्रू। इस सेल में तो कर रहा है ना ये करंट फ्लो, I करंट फ्लो कर रहा है R रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो गया है वो IR हुआ ना। दैट इज इस V की वैल्यू IR है, I इंटू स्मॉल r, स्मॉल v इज इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r। इसको बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। तो E इज इक्वल्स टू V प्लस IR। अब इस रिलेशन को आप ध्यान से देखो और खुद एक्सप्लेन करो कि V E से कम क्यों होता है जब आप सेल को यूज करते हो। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल आए। 15-20 सेकंड दो यहां पर, थॉट प्रोसेस लगाओ कि क्या V रियल में E से कम है और क्यों है। ये है इसका रीजन। ये V इज लेस देन E एंड द रीजन इज दिस। देखो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। जो सेल ने वर्क करा उसका कुछ वर्क अंदर लॉस्ट हो गया, जिसकी वजह से सेल के ईएमएफ का कुछ पार्ट अंदर लॉस्ट हो गया। जब वो पार्ट अंदर लॉस्ट हो गया तो बाकी बचा पार्ट ही तो बाहर मिलेगा। अब बाकी बचा पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है, क्या वो टोटल वैल्यू से ज्यादा हो सकता है? किसी भी एक बड़ी चीज का रिमेनिंग पार्ट क्या टोटल चीज से कभी ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दैट इज व्हाई V इज लेस देन E। मैथमेटिकली भी अगर आप देखोगे तो इसमें ये ऐड करके E बना है, तो इसका मतलब V E से कम ही है। इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, V is equals to E minus IR। चेक करो देखो, ईएमएफ में से एक लॉस्ट वोल्ट माइनस करके V बचता है, तो इट मींस डेफिनेटली V is less than E for a discharging cell। ये रिलेशन for a discharging cell है। डिस्चार्जिंग सेल मतलब सेल इज इन यूज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको चलो इक्वेशन नंबर 1 लिख के मार्क कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस तरह के सर्किट्स में V is equals to E minus IR। What is V? V is the terminal potential difference between the terminals of the cell when cell is in use, मतलब जब ये करंट फ्लो कर रहा है तब। What is E? E is the EMF of the cell when cell is not in use, जब की को ओपन कर दोगे तब। I, now the current flowing in the circuit is I and R is the internal resistance of the cell। कैपिटल R इस रिलेशन में नहीं आया, कैपिटल R किसी और रिलेशन में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। यहां तक तो समझ में आ गई आपको चीजें। अब चाहो तो यहां पर एक छोटा सा पॉज देकर वीडियो को पॉज करें और यहां तक के नोट्स मेंटेन करें रजिस्टर में, फिर आगे बढ़ेंगे। इस बहाने से तो थोड़ा सा माइंड को भी रेस्ट मिलेगा। यहां पर बाय द टाइम मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, दैट इज टू बी शेयर्ड इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ चुकी हैं आपकी और आपने कॉपी भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये रिलेशन है मेरे पास V इक्वल्स टू E माइनस IR। इसको मैं बोलना नहीं, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बाहर भी मिलता है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलता है। दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
आई, तो इसके टर्मिनल्स भी तो यही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, ए एंड बी। तो ए और बी टर्मिनल्स के बीच में अगर आई करंट आर रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज आई आर। और ये पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है ना जिसको मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूं। देखो आप इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर आप यहां से भी सोचो, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यहां से भी सोचो, पैरेलल ब्रांचेस है ये दोनों, और पैरेलल ब्रांचेस में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। तो इट मींस ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है यही वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी मिलता है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर मैं लिख सकता हूं, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो आई कैन से दैट ऑल्सो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ऑल्सो V इज इक्वल्स टू आई आर वेयर R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर को अगर मैं यहां लगा दूं इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 V गेट क्या मिला, देखो V की जगह आई आर इज इक्वल्स टू E माइनस आई स्मॉल, दोनों आई आर एक साइड ले जाते हैं, आई आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई, आई कॉमन ले लो, आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ई। यहां से मैं कह सकता हूं I इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, इंपॉर्टेंट रिलेशन। इक्वेशन नंबर 2 करिए, इसको याद भी करनी है और है भी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन क्या बता रही है, व्हाट इज दिस रिलेशन टेलिंग टू अस? करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट I, total current flowing in this circuit is total EMF of the cell divided by total resistance of the circuit. resistance, total resistance कह लो या equivalent resistance कह लो। अब ये जो total resistance है R प्लस R, ये देखो ध्यान से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में ही तो है, ध्यान से देख लो। सीरीज की पहचान क्या होती है, रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर एंड सेम करंट फ्लोज थ्रू देम, और यही होगा दोनों रेजिस्टेंस एक के बाद एक कनेक्टेड है, यहां से भी आई करंट गया और यहां से भी, इनके बीच में कोई ब्रांच नहीं है। ये रेड वाली ब्रांच को, इसको ब्रांच मत समझो, ये आइडियल वोल्टमीटर है, वैसे भी इधर कोई करंट नहीं जा रहा है, करंट सदा इधर ही है। तो सीरीज की जो कंडीशन होती है कि रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर एंड सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम, वो कंडीशन यहां पर पूरी हो गई है। तो मैं कहूंगा R और स्मॉल r सीरीज में है, और जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उन दोनों का सिंपल एडिशन, R प्लस R, वो आ गया देखो R प्लस R। तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अगर आपको इस सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है तो आप इस रिलेशन से भी कर सकते हो कि करंट फ्लोइंग इज, ऊपर लिखो EMF, नीचे लिखो टोटल रेजिस्टेंस, करंट आ जाएगा डायरेक्ट। इक्वेशन नंबर 2 बहुत काम की इक्वेशन आपको बताई है। वीडियो को पॉज करो, ये चीज कॉपी करो, फिर एक चीज और बताऊंगा, देखो ध्यान से। अभी इस रिलेशन में आपने क्या करा है, V इज इक्वल्स टू आई आर सब्स्टिट्यूट करा, V को हटा दिया। अब की बार इस रिलेशन से I हटाएंगे, लेकिन पहले इक्वेशन नंबर 2 कॉपी कर लो। आई होप कॉपी कर चुके हो। लेक्चर थोड़ा लेंदी होता जा रहा है लेकिन मजेदार भी होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग लेक्चर टुडे। मार्कर भी फिनिश हो गया है, लेट अस गेट अ न्यू मार्कर। चलिए, लगता है आपने फिनिश तो कर ही लिया होगा ये वाला पार्ट। अब इसको मैं यहां से रख करूंगा, और अभी आपको जो एक चीज बताई थी वो देखते हैं, वो क्या है। V इज इक्वल्स टू आई आर मैंने लगाया था, तो क्या मैं इसको V इज इक्वल्स टू आई आर को, नाउ V इज इक्वल्स टू आई आर को मैं क्या ऐसे यूज कर सकता हूं, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, सब्स्टिट्यूट
इट इन इक्वेशन नंबर सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब इस आई की जगह पे v अपॉन आर लगाओ, तो मुझे मिलेगा v इज इक्वल्स टू e माइनस v अपॉन आर और ये स्मॉल r। और अब आपको क्या करना है इस रिलेशन में, आपको ये फॉर्मूला स्मॉल r के लिए निकालना है। स्मॉल r के लिए बनाओ इसको, मतलब स्मॉल r को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ। ऐसा करने के लिए मैं ये नेगेटिव वाली चीज इधर ले जाऊंगा और इसको इधर लेकर जाऊंगा। देखो ध्यान से, ये माइनस वाला जो टर्म है ये इधर आ गया, v अपॉन r स्मॉल r, और इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा e माइनस v। स्मॉल r के लिए फॉर्मूला बनाना है तो इसको यहीं रखेंगे, नीचे से r ऊपर जाएगा, ऊपर से v नीचे आएगा, जिसे हम छोटी क्लासेस में जूनियर क्लासेस में क्रॉस मल्टीप्लाई के नाम से बुलाते थे ना, वैसा कुछ कर रहे हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू e माइनस v अपॉन v, ये तो नीचे आ गया और नीचे से r ऊपर ले जाओ। इस ब्रैकेट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, e अपॉन v कह सकते हो कि एलसीएम जो है वो v, उसको ब्रेक कर दो, e अपॉन v माइनस v अपॉन v मतलब 1 इंटू r। दिस इज अनदर रिलेशन, इक्वेशन नंबर 3, इसकी भी अलग इंपॉर्टेंस है अपनी, इसको भी याद करना है अपने को। देखो इस रिलेशन में I करंट फ्लोइंग I वो नहीं है, ठीक है, तो ये रिलेशन भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाती है। R is equals to E upon V minus 1 into capital R. This relation is used to find out the value of internal resistance of the cell. Internal resistance of the cell is equals to EMF E of the cell upon terminal potential difference V given by the cell minus 1 into external resistance R. इस रिलेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी है, ठीक। वीडियो को पॉज करिए, इसको भी कॉपी करिए। आई होप कॉपी कर चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लग रहा है टाइम के साथ साथ लेक्चर फास्ट होता जा रहा है। अरे भाई ये छोटी छोटी चीजें आई हैं तो आपको लगेगा कि हाँ फास्ट हो गया है, ठीक, बट अब लेक्चर बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पर भी आ चुका है। इसको सारे को रब करते हैं। अभी तक जो सीखा है इस सर्किट के बारे में उसे मैं दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स हमने जो लिखे थे वो ये है, E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, और इसी रिलेशन को आपने कुछ ऐसा लिखा था, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो आज आपने इक्वेशन नंबर 1 डाला। उसके बाद हमने बताया कि V इज इक्वल्स टू आई आर भी होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर भी होता है। फिर हमने देखा कि जब मैंने यहां से V को रिप्लेस कर दिया तो एक रिलेशन आया, I इज इक्वल्स टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। दिस वाज गिवन इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया था हमने। और लास्ट में अभी अभी जो इक्वेशन लिखी है, स्मॉल r इज इक्वल्स टू EMF अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये इक्वेशन नंबर 3 लिखी थी। चलो इसको नंबर 4 डाल दो, कोई बात नहीं। ये चार इक्वेशन बड़ी काम की इक्वेशन से बेटा, चारों इस सर्किट के लिए लगती है, चारों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। एक बार रिपीट करूं, देखो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, इसमें कैपिटल R नहीं है। अगर आपको इस सर्किट पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी नहीं, तो आप ये वाली रिलेशन यूज कर लो। आपसे डायरेक्टली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, आप ये यूज कर सकते हो। या आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया और कुछ पूछा है, यहां से आंसर कर सकते हो। इस रिलेशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। V कहां लिखा है, कहीं नहीं लिखा। और इस रिलेशन को यूज करने के लिए करंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस सर्किट का करंट नहीं पता कितना फ्लो कर रहा है और कुछ पूछा गया है फिर भी, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो हर एक रिलेशन अपने आप में एक यूजफुल रिलेशन है। सारी रिलेशन इसी सर्किट के लिए है, इसी सर्किट पे अप्लाई होगी। ओके, अब हमें लास्ट में एक ग्राफ देखना है। चीजों को थोड़ा ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। ग्राफ कौन सा ग्राफ है, चलिए देखते हैं। ग्राफ ऑफ V वर्सेस I। अब इतना सुनने के बाद में स्टूडेंट इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्लास 12 का कि V वर्सेस I ग्राफ तो मुझे आता है, क्योंकि मैंने 10th क्लास से सीखता आया हूं, और ये होगा ये।
लेकिन इसके आगे क्या लिखा है वो हम ना सुनते हैं और ना पढ़ते हैं, और हमसे हो जाती है गलती। बेटा अगर V वर्सेस I ग्राफ आपसे कहा जा रहा है कि ओम्स लॉ के लिए बनाकर दिखाओ, तो ये ओम्स लॉ के लिए ग्राफ है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ड्रॉ V वर्सेस I ग्राफ फॉर अ सेल इन यूज, एक सेल जो से आप यूज कर रहे हो, मतलब जिससे आप करंट ले रहे हो, उसके लिए V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। अब वो नहीं बनेगा, वो ओम्स लॉ का ग्राफ है। जो ओम्स लॉ बोलता है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। अगर आप उस कंडक्टर को ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो उसका ग्राफ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी चीजें अलग है, मुझे V वर्सेस I ग्राफ चाहिए एक ऐसे सेल के लिए जिसे हम यूज कर रहे हैं, मतलब जो टाइम के साथ साथ डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस साइड पर आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल V होता है, इधर ये इंक्रीज करेगा ओरिजिन, और यहां करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल जिसे आप लिखते हो I, और वो ऐसे इंक्रीज करेगा, और ये ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन से। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में V और I है, तो दिस ग्राफ इज बिटवीन V एंड I। चलो यहां लिख देते हैं रिलेशन को, दिस ग्राफ इज बिटवीन V एंड I, V और I, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और उससे पहले लिखा है नेगेटिव, तो इसका मतलब स्लोप होगी नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करना जानते हो ना ग्राफ्स को, तो स्लोप होगी नेगेटिव। जैसे स्ट्रेट लाइन होती है ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो अगर ये प्लस है और ये m क्या है, x का कोफिशिएंट m, ये होता है स्लोप। अगर यह प्लस साइन है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, और अगर यहां माइनस साइन जैसे आ गया तो स्लोप विल बी नेगेटिव। अब ये x एक्सिस है और ये उसका कोफिशिएंट है, तो ये स्लोप है। अभी इसका स्लोप क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। तो ये इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिजेंबल करती है, और उसकी स्लोप नेगेटिव होगी, और वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। अब जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब ये y इंटरसेप्ट हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सिस का इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्या, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और मैक्सिमम वैल्यू होगी E, EMF ऑफ द सेल। कब आएगी, जब करंट जीरो है। देखो करंट को जीरो करो, I जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, V इज इक्वल टू E आ गया ना, V इज इक्वल टू E। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू EMF ऑफ द सेल होती है, और वो कब मिलेगा, वो जब मिलेगा जब आप सेल को यूज नहीं कर रहे, मतलब I इज इक्वल टू जीरो है। ध्यान दो इधर, when cell is not in use then the potential difference between its terminal is EMF, and when it is in use then it is known as terminal potential difference. अब when it is used, it is in use, the relation is this, अगर I को जीरो कर दो तो V is equals to E बन गया, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू ही EMF है, आप ये कह सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं कितना मैक्सिमम करंट, देखो इससे आगे तो करंट नहीं जा रहा, मैं कितना मैक्सिमम करंट ले सकता हूं इस सेल से, मैक्सिमम करंट मैं कितना ले सकता हूं, ये कब आएगा, जब V की वैल्यू जीरो हो जाएगी। V को जीरो रख दो, V को जीरो रखते ही द इक्वेशन विल गिव यू E minus IR is equals to 0, I is equals to E upon R. This is the maximum value of current that can be taken from this cell. लेकिन लेनी नहीं चाहिए प्रैक्टिकली। अगर आप इससे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट लेने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब है कि आपने इस सेल को विदाउट एनी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, इसके दोनों टर्मिनल्स विदाउट एनी रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगा तो लार्ज करंट विल फ्लो, लार्ज करंट कितना लार्ज, यही हो गया वो लार्ज करंट, मैक्सिमम करंट E अपॉन R। इस लार्ज करंट से क्या होगा, लार्ज करंट, दिस लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू द सेल एज वेल। स्मॉल रेजिस्टेंस में जब ये लार्ज करंट जाएगा तो ये लार्ज करंट कुछ ज्यादा हीट बनाएगा यहां अंदर, और हीट बनने की वजह से ये सेल परमानेंटली डैमेज हो सकता है। अंदर इतनी हीट बन जाती है कि टेम्परेचर राइज करने की वजह से सेल के अंदर फायर स्टार्ट हो सकती है, आग लग सकती है।
सेल में गेट परमानेंटली डैमेज, इसलिए सेल से कभी भी मैक्सिमम करंट लेने की कोशिश ना की जाए। मैक्सिमम करंट लेने का मतलब होता है आपने सेल को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक, तो शॉर्ट सर्किट नहीं करना है बच्चों। यहां पर जो रेजिस्टेंस लगा है उसे लगा लो, यहां पर रेजिस्टेंस को लगाना है, आर की वैल्यू होनी चाहिए जब आप सेल को यूज करते हो, ठीक। नाउ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, देखो मैंने अभी आपको बताया ये स्लोप होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो ये एक्स एक्सिस की जगह आई लिखा है ना, इसका कोफिशिएंट है आर लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, मतलब वी आई ग्राफ पूरा सेल यूज, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का नेगेटिव देता है। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैं क्या कर दूं, स्लोप को नेगेटिव कर दूं। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ फॉर द गिवन सेल। क्या स्लोप जो भी है उसके आगे माइनस साइन लगा देना, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम्स होती है, ये भी रेजिस्टेंस ही है। तो ये ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन कई बार आता रहता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना। वी आई ग्राफ अगर सेल के लिए पूछते हैं तो ऐसे बनेगा, वी आई ग्राफ ओम्स लॉ के लिए पूछते हैं तो वैसे बनेगा, ठीक है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसको यहां से हटाओ। तो जब भी वी आई ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन हो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना कि किसके ऊपर है, ओम्स लॉ वाला ग्राफ पूछा है या सेल वाला ग्राफ पूछा है, ठीक। लास्ट जाते जाते क्या आप मुझे ये बताओगे कि V is equals to E, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को EMF के इक्वल करने के लिए कौन से 3 कंडीशंस हो सकते हैं, या इन विच 3 कंडीशंस वी कैन हैव V is equals to E, बता सकते हो आप? मैं बता दूंगा आपको यहां पर। फॉर V is equals to E, पहला कंडीशन तो देखो इसी इक्वेशन से I को 0 कर दो ना, I 0 मतलब सेल इज नॉट इन यूज, इसका मतलब तो यही हो गया ना, सेल इज नॉट इन यूज। जब सेल यूज में नहीं होता तो उसका ईएमएफ ही उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। सेकेंड, या फिर उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, देखो I इंटू आर, आर की वैल्यू होगा 0 कर दूं तो V इज इक्वल्स टू E, मतलब एक आइडियल सेल, इसको आइडियल सेल बोलेंगे। R इज इक्वल्स टू 0 मींस आइडियल सेल हो जाए। थर्ड, या फिर R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, R की वैल्यू इनफाइनाइट कर दो, कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अब करंट क्या हो गया, 0, करंट 0 हो गया, तो इसका मतलब ये V इज इक्वल्स टू E, R की वैल्यू इनफाइनाइट कर देना, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर देने से भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इक्वल हो जाते हैं। सो दीज आर द 3 केसेस या 3 कंडीशंस जहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इक्वल हो जाते हैं। और इस थर्ड पॉइंट के लिए भी एक ग्राफ है, वो ग्राफ भी क्या आपको दे दूं, ये लीजिए, यहां से रख कर दूं क्या, चलो यहां पर दे देता हूं, लास्ट जाते जाते यहां की ग्राफ लास्ट में। द ग्राफ इज बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की सबसे बड़ी वैल्यू EMF से ऊपर तो जाएगी नहीं, या पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये ग्राफ कभी इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब ध्यान से देखोगे अगर आप, तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाएंगे, V की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन तब तक कितनी, कभी इससे ऊपर जाएगी क्या, ऐसा तो नहीं है, बस ऐसे ही ग्राफ आएगा। तो जब R की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है तो V की वैल्यू EMF के इक्वल हो जाएगी, है ना, V की वैल्यू EMF के इक्वल हो जाएगी। तो इस लाइन के साथ इसको टच मत करो, क्योंकि अभी R इंफिनिटी आया नहीं। इंफिनिटी कहां है भैया, इंफिनिटी पेपर से बाहर है, ठीक है, इंफिनिटी वहां है जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, या यूं कह लो इंफिनिटी जहां तक तुम पहुंच जाओ बस उससे 2 कदम आगे और होती है। इंफिनिटी एट अ लार्ज डिस्टेंस होता है, अगर वो लार्ज डिस्टेंस पर है तो आप इंफिनिटी वाली चीज को पेपर में शो नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहां पर करते हैं फिनिश। लेक्चर नो डाउट थोड़ा लेंथी था, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी था, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने इस लेक्चर में सीखी हैं।
और लेक्चर लेंदी हुआ क्यों है? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आज के लेक्चर के टॉपिक्स में कोई डिसकंटिन्यूटी आए। ये सेल वाला टॉपिक आज स्टार्ट करके आज ही खत्म कर दिया है एक ही लेक्चर में। हाँ, इतना जरूर है कि आपके लिए थोड़ा सा एब्जॉर्बिंग रहा होगा, आपके माइंड के लिए, आपकी ब्रेन के लिए। बट जो ऐसे लेक्चर्स होते हैं ना, जो आपको लगे थोड़ा कि वो एब्जॉर्बिंग होते जा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना होता है? देखो, इस लेक्चर में हमने काफी सारे पार्ट्स करे, 2 या 3 पार्ट्स में ये लेक्चर हमने कराया कंप्लीट। तो जब लेक्चर में कहीं पर भी एक पार्ट कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है? वहां पर थोड़ा शांत हो जाओ, वीडियो को पॉज करो, चीजों को समझो, अभी तक क्या हमने सीखा है, नोट्स बना लो, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दो आप, फिर आप आगे का लेक्चर दें। फिर सेकंड पार्ट अगर कंप्लीट हुआ है कहीं पर, तो उसके साथ भी वैसे ही करो, वहां पर 5-10 मिनट दो, चीजों को नोट्स बनाओ, चीजों को समझो कि अब इस पार्ट में क्या क्या नया सीखा और वो लास्ट पार्ट से कैसे रिलेटेड था। और फिर लास्ट पार्ट अगर कोई थर्ड पार्ट है तो उसमें आ जाओ, उसमें भी वैसे करो। इट मीन्स अगर ये लेक्चर हमारा आज लगभग 1 hour and 15 minutes के आसपास हो चुका है, तो इसमें आपको 20 मिनट लगभग और एक्स्ट्रा देने ही होंगे, तभी ये सारी चीजें आपको सही से समझ में आएंगी, तभी आप इस लेक्चर का भरपूर फायदा उठा पाओगे सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक भी रिलेटेड टू सेल्स ही है, लेकिन ये सब चीजें नहीं करनी उसमें, बिल्कुल भी कुछ अलग चीजें सेल्स के बारे में। क्या है? दैट विल बी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे आप रेजिस्टेंस को कंबाइन कर लेते हो ना सीरीज एंड पैरेलल में, हम सेल्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल्स के भी हो सकते हैं। जब सेल को सीरीज में और पैरेलल में लगाते हैं तो सेल्स के रिजल्ट क्या आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।